देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो बेसिक एक्शंस हैं जो जनरलाइजिंग प्रोसेस में जिनको हम फ्रीक्वेंटली रिकॉर्ड करते हैं। अगर एक एक करके हम उनके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो फिर जब हम फुल फ्लैश क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी जर्नल एंट्री प्रिपेयर करते वक्त। अब पहली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि वो बेसिक टिप्स क्या हैं जिनके हिसाब से हम जर्नल एंट्री को सीख सकते हैं। उसके बाद हमने जर्नल के फॉर्मेट को डिटेल में डिस्कस किया था सेकंड वीडियो में। थर्ड वीडियो में मैंने आपको रूल्स बताए थे डेबिट एंड क्रेडिट कि जब जर्नलाइजिंग प्रोसेस फुलफिल की जाती है तो किस तरीके से हम जो रूल्स हैं हमारे डेबिट एंड क्रेडिट के उनको अप्लाई करते हैं। अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो कुछ बेसिक एक्शंस हैं वो क्या क्या हैं। तो ट्रांजैक्शंस में आने वाले सभी एक्शंस को हम एक एक करके यहाँ पे समझ लेते हैं। जैसे कि बैड डेब्ट आ गया, बैड डेब्ट से रिलेटेड कोई जर्नल एंट्री है तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि बैड डेब्ट होता क्या है। बैड डेब्ट का मतलब होता है कि सम टाइम जैसे कुछ कस्टमर बिजनेस के जो बिजनेस से उधार खरीदते हैं, बिजनेस को बिजनेस का पैसा नहीं वापस कर पाते और फुल एंड फाइनल कंडीशंस में वापस नहीं कर पाते, ना तो आप देंगे ना कभी फ्यूचर में वापस करेंगे। तो उस केस में क्या होता है कि बिजनेस को लॉस हो जाता है। तो वो जो कस्टमर से रिलेटेड डेटर से रिलेटेड लॉस है उसको बिजनेस बैड डेब्ट के नाम से रिकॉर्ड करता है। या तो किसी डेटर की डेथ हो गई या कोई इंसॉल्वेंट हो गया या कोई डेटर मिसिंग है, तो ये सब रीजंस होते हैं जिसकी वजह से बिजनेस को पैसा नहीं मिल पाता डेटर से, कस्टमर से, और वो बिजनेस के लिए एक तरीके का लॉस होता है जिसको बोलते हैं बैड डेब्ट। तो जो रूल्स हैं हमारे बिजनेस में डेबिट एंड क्रेडिट के, वो ये कहते हैं कि अगर कोई भी लॉस बिजनेस में होगा तो उसको डेबिट साइड में लिखेंगे, और अगर इस लॉस की वजह से कोई भी असेट्स कम होती है, मान लीजिए किसी भी असेट्स में कमी आती है, तो उसको आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे। क्योंकि एज पर रूल्स क्या होता है कि ऑल जो जितने भी लॉसेज हैं, एक्सपेंसेस हैं, वो सब डेबिट साइड में आते हैं। उसके अलावा अगर असेट्स इंक्रीज करती है तो डेबिट में और डिक्रीज करती है तो क्रेडिट में। तो यहाँ पे क्या हुआ कि लॉस हुआ बैड डेब्ट्स का, तो बैड डेब्ट्स लॉस का नाम है, तो आप यहाँ पे एंट्री करेंगे बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, जो भी इसका अमाउंट है बैड डेब्ट्स का, 2, क्योंकि बैड डेब्ट हमेशा कस्टमर से रिलेटेड होगा और कस्टमर असेट्स होता है, असेट्स को कम कर रहा है, कस्टमर को कम कर रहा है उसकी वैल्यूज को, तो इसलिए उस वैल्यूज को, जितनी वैल्यूज का हमारा बैड डेब्ट हुआ है डेटर के ऊपर, उसको हम डेटर के नाम से ही क्रेडिट कर देंगे टू डेटर और उसका अमाउंट क्रेडिट में लिख देंगे। दूसरा पॉइंट आ गया आपका बैड डेब्ट रिकवर्ड। अब बैड डेब्ट रिकवर्ड क्या होता है? ये एक तरीके का गेन है, फायदा है, अनएक्सपेक्टेड अर्निंग। मतलब जो पैसा हमारा बैड डेब्ट हुआ था जिसको हमने प्रीवियस ईयर में क्लोज कर दिया था, मतलब एज ए लॉस हमने उसको वाइंड अप कर दिया था बिजनेस की बुक में रिकॉर्ड करके, लेकिन अब ये पैसा अचानक से हमें रिसीव्ड हो गया। अब रिसीव्ड हुआ तो अनएक्सपेक्टेड अर्निंग है। अनएक्सपेक्टेड अर्निंग होता है गेन। और गेन का मतलब, गेन किस कैटेगरी में आता है? अगर नेचर ऑफ अकाउंट की बात करेंगे तो रेवेन्यू की कैटेगरी में आता है, और जब भी रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड में आएगा। तो यहाँ पे जो इसका नाम है इस रेवेन्यू का, वो है बैड डेब्ट रिकवर्ड, इसलिए आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे टू बैड डेब्ट रिकवर्ड क्रेडिट में। और डेबिट में क्या आएगा? डेबिट में, क्योंकि हमारे पास जब बैड डेब्ट रिकवर्ड होगा तो किसकी फॉर्म में रिकवर्ड होगा? कैश की फॉर्म में रिकवर्ड होगा। कैश होता है असेट्स, असेट्स इंक्रीज कर रहा है यहाँ पर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसलिए इसको डेबिट में लिखेंगे। क्योंकि हमें पता है कि जब भी कोई असेट्स इंक्रीज होती है तो उसको हम किधर लिखते हैं? डेबिट में। तो बैड डेब्ट रिकवर्ड की जो एंट्री बनेगी वो एंट्री बनेगी फाइनल एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट रिकवर्ड। इसके बाद जैसे हमारी नेक्स्ट एंट्री है, नेक्स्ट एक्शन है प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये प्रीपेड एक्सपेंसेस जो है किसी भी नाम से हो सकता है। मान लीजिए रेंट पेड, मतलब रेंट पेड इन एडवांस, सैलरी पेड इन एडवांस, या कोई भी एक्सपेंसेस जिसको हम एडवांस में पे कर देते हैं। तो सबसे पहले तो आपको इसके नेचर का पता होना चाहिए। प्रीपेड एक्सपेंसेस एक तरीके की, कोई भी प्रीपेड एक्सपेंसेस असेट्स की कैटेगरी में काउंट होता है। अगर आप किसी भी एक्सपेंसेस को प्रीपेड कर देते हैं तो वो असेट्स कहलाएगा। तो जितना भी एक्सपेंसेस आप प्रीपेड करेंगे वो असेट्स को इंक्रीज करेगा, और जब असेट्स इंक्रीज होती है तो बच्चों रूल्स क्या है कि वो डेबिट में आएगा। तो इसका मतलब ये है कि जिस एक्सपेंसेस को भी आपने प्रीपेड किया है तो वो प्रीपेड एक्सपेंसेस, जो भी उसका नाम है, प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड कमीशन, प्रीपेड रेंट, कुछ भी हो सकता है, अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो असेट्स को इंक्रीज कर रहा है। और बदले में हमारे पास से एक्चुअल में अगर आप यहां पे देख रहे हैं तो प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब है कि फ्यूचर में आपने एक्सपेंसेस को कम कर दिया, अब आपको फ्यूचर में ये एक्सपेंसेस पे नहीं करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं एक्सपेंसेस को ये कम कर रहा है फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसीलिए यहां पर आप लिखेंगे उस एक्सपेंसेस का नाम जिसको आपने प्रीपेड किया है क्रेडिट साइड में, एक्सपेंसेस नेम, और इसको क्रेडिट में लिख देंगे। कई बच्चों को लगता होगा कि सर जब आप प्रीपेड करते हैं तो आपके पास, चलो ये तो असेट्स हो गया, लेकिन बदले में तो कैश गया ना, क्योंकि जब प्रीपेड करेंगे तो कैश आपके पास से जाएगा, तो कैश तो सर असेट्स होता है, कैश भी असेट्स होता है, और ये डिक्रीज कर रहा है तो इसको क्रेडिट में लिखना चाहिए।
यस, हम यहाँ पे कैश भी लिख सकते हैं, लेकिन ये जो कैश लिखने का तरीका है, पहले हम ऐसे ही लिखते थे, प्रीपेड एक्सपेंसेस जो भी उसका नाम है, अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन ये ट्रेडिशनल अप्रोच में हुआ करता था। अब अगर हम डिटेल में जाएंगे तो ट्रेडिशनल अप्रोच अपने आप में 2013 तक ही वैलिड है। इसके बाद हमने मॉडर्न अप्रोच अप्लाई करनी शुरू कर दी। मॉडर्न अप्रोच में हमारा रूल आ गया कि व्हेन एक्सपेंसेस इंक्रीज कम्स इन डेबिट, एक्सपेंसेस डिक्रीज कम्स इन क्रेडिट। तो यहाँ प्रीपेड की वजह से एक्सपेंसेस डिक्रीज हुआ, तो हमने मॉडर्न अप्रोच को फॉलो करते हुए एक्सपेंसेस का नाम क्रेडिट में लिखा है। अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच को फॉलो करते तो यहाँ पे रूल अप्लाई होता व्हाट्स कम्स इन डेबिट, व्हाट्स गोज आउट क्रेडिट। तो यहाँ पे कैश जा रहा था, तो इसलिए हम कैश को क्रेडिट में लिख सकते थे। तो अभी जो आजकल की जो बुक्स हैं उसमें अगर आप नोटिस करेंगे तो एंट्री आपको यही मिलेगी, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस नेम। और अगर आप ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो करना चाहते हैं तो फिर आपको एंट्री यही बनानी पड़ेगी, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। नेक्स्ट है यहाँ पर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अपने आप में सबसे पहले तो मैं बता दूं लाइबिलिटी है। जितना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बिजनेस में इंक्रीज करेगा उतना लाइबिलिटी इंक्रीज करेगी, और जब लाइबिलिटी इंक्रीज करती है तो वो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होती है। तो ये तो समझ में आ गया होगा कि सर जो भी एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग होगा वो क्रेडिट साइड में आएगा। अब दूसरा पॉइंट है, इसकी मीनिंग है कि समटाइम बिजनेस इज नॉट इन कंडीशंस टू पे बिजनेस एक्सपेंसेस ऑन ड्यू डेट, कि कई बार बिजनेस की ऐसी स्थिति नहीं होती कि बिजनेस अपने एक्सपेंसेस को ड्यू डेट पे कर पाए। तो उस स्थिति में बिजनेस जो है जो भी एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग करता है वो लाइबिलिटी की तरह रिकॉर्ड करता है अपने यहाँ पर, क्योंकि अब वो पेबल है, क्योंकि ये देना पड़ेगा बिजनेस को, तो ये क्रेडिट में चला जाएगा। तो जो भी एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग होगा उसको आप क्रेडिट में लिखेंगे इस तरीके से, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और जो भी उसका नाम है, कुछ भी हो सकता है ना, जैसे सैलरी आप पे नहीं कर पाए तो सैलरी आउटस्टैंडिंग, रेंट पे नहीं कर पाए तो रेंट आउटस्टैंडिंग, और ये आ जाएगा आपका क्रेडिट साइड में नीचे की तरफ। अप साइड में क्या आएगा? अप साइड में आएगा डेबिट। तो एक एक्रूअल कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा बच्चों, जब प्रिंसिपल्स वाला चैप्टर किया होगा, वो तो इससे पहले ही आता है जनरल से पहले वो चैप्टर, तो शायद आपने पढ़ा होगा। तो वहां पे एक्रूअल कॉन्सेप्ट में ये लिखा हुआ है कि अगर साल भर में कोई भी एक्सपेंसेस होता है, चाहे आप उसको सेटल करें या ना करें, आप उसके अगेंस्ट पैसा पे करें या ना करें, उस एक्सपेंसेस को आप अपनी बुक में जरूर रिकॉर्ड करेंगे। तो एक्सपेंसेस तो हुआ ही है ना, वो एक अलग बात है कि आप पे नहीं कर पाए, इसलिए इस एक्सपेंसेस को हम डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं। तो यहां पर भी हम उस एक्सपेंसेस का नाम जो आउटस्टैंडिंग हुआ है डेबिट में लिखेंगे। तो एक्सपेंसेस नेम अकाउंट डेबिट, जो भी एक्सपेंसेस है, मान लो सैलरी अनपेड है, सैलरी ड्यू है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, इस तरीके से आप एंट्री रिकॉर्ड करेंगे यहां पर। इसके बाद नेक्स्ट, क्योंकि यहां पर मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको जो एक्शंस हैं उनको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा दूं, ताकि जब आप फुल फ्लैश क्वेश्चन सॉल्व करें मेरे साथ तो वो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाए। अब जैसे एक्रूड इनकम है, एक्रूड इनकम का नेचर है असेट्स। कोई भी इनकम अगर एक्रूड होती है तो वो असेट्स के अंदर आती है, मतलब एक्रूड जो भी इनकम होगी वो असेट्स को इंक्रीज करेगी, और असेट्स जब इंक्रीज होता है तो डेबिट साइड में आएगा। अब एक्रूड इनकम का मतलब होता है वैसे इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड, कि पैसा तो कमा लिया हमने बट वो हमारे हाथ में नहीं आया। तो आप सबसे पहले तो जो भी पैसा आपने अर्न किया पर आपको नहीं मिला, एक्रूड इनकम में आएगा। तो एक्रूड इनकम क्योंकि असेट्स की कैटेगरी में आता है, और जितना ये होगा उतनी असेट्स इंक्रीज करेगी डेबिट साइड में। तो सबसे पहले तो आप यहां पे लिखेंगे एक्रूड इनकम, जो भी उस इनकम का नाम है उसको लिखेंगे अकाउंट डेबिट साइड में, क्योंकि एक्रूड इनकम असेट्स है, असेट्स इंक्रीज डेबिट, तो इसलिए एक्रूड इनकम नेम जो भी उसका नाम है डेबिट में। टू, फिर एक्रूअल कॉन्सेप्ट आ गया। एक्रूअल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर आपको कोई भी इनकम होती है, आइदर वो आपको रिसीव्ड हो या ना हो, डजेंट मैटर, लेकिन उस इनकम को आप उसी फाइनेंशियल ईयर में दिखाएंगे जिस फाइनेंशियल ईयर में वो हुई है। तो उस फाइनेंशियल ईयर की जब आप रिकॉर्डिंग करते हैं तो वहां पर आप इनकम को भी रिकॉर्ड करेंगे। वो एक अलग मैटर है कि आपको नहीं मिला, अगर मिला होता तो आप एंट्री करते कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम नेम। अब चूंकि नहीं मिला तो इसलिए वो एक्रूड में चला गया, एक्रूड इनकम की कैटेगरी में, और असेट्स की कैटेगरी में आ गया। तो एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम, क्योंकि इनकम रेवेन्यू होता है और जितनी इनकम होगी रेवेन्यू बढ़ेगा, और रेवेन्यू हमेशा क्रेडिट साइड में आता है। तो इनकम अकाउंट, तो एक्रूड इनकम की एंट्री आप कैसे रिकॉर्ड करेंगे? एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम नेम, जो भी उसका नाम है। फिर एक एंट्री आती है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। देखो आपने काम नहीं किया एज ए बिजनेस, लेकिन पैसा ले लिया आपने, तो ये एक तरीके की लाइबिलिटी है, क्योंकि एडवांस इनकम हमेशा किस कैटेगरी में आता है? लाइबिलिटी की कैटेगरी में।
तो यहां पे क्या हुआ कि इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो सोचो इस बारे में कि बिजनेस में क्या एक्शन हो रहा है, बिजनेस बन के आपको सोचना है यहां पर। तो आपके पास कैश इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि इनकम जब आप एडवांस में रिसीव करते हैं तो कैश इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि पैसा मिल रहा है आपको। तो कैश जब इंक्रीज कर रहा है तो ये कहां पर आएगा, ये आपका एक तरीके से आएगा डेबिट साइड में। तो यहां पे आप एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू टू, क्योंकि एडवांस इनकम है, काम तो किया नहीं आपने, तो काम करना पड़ेगा, तो एक तरीके की लाइबिलिटी भी हो गई है, क्योंकि अब करना पड़ेगा काम, पैसा लेके बैठे हुए हैं आप एडवांस में। तो जो भी एडवांस इनकम आपने ली है उस एडवांस इनकम का जो भी नाम है वो आप क्रेडिट साइड में लिख देंगे। तो ये आपको समझ में आ गया, लेकिन ये गलत है। ये इसलिए गलत है क्योंकि अगर आप ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो करते हैं तो आप कैश अकाउंट डेबिट टू एडवांस इनकम लिख सकते हैं, लेकिन अब हम मॉडर्न अप्रोच फॉलो कर रहे हैं। मॉडर्न अप्रोच का मतलब ये है कि हमें जो फ्यूचर में इनकम होने वाली थी उस इनकम को हमने एडवांस में ले लिया है, तो ये इनकम यहां पे कम हो रही है। तो डेबिट में इनकम का नाम आएगा, क्या लिखेंगे आप यहां पर, इनकम, जो भी इनकम आपने एडवांस में ली है, इनकम नेम अकाउंट डेबिट टू एडवांस इनकम। तो अब आपको एंट्री समझ में आ गई, इनकम जो भी आपने एडवांस में ली है। अब क्योंकि रूल क्या है, व्हेन इनकम इंक्रीज कम्स इन क्रेडिट, व्हेन इनकम डिक्रीज कम्स इन डेबिट। जब इनकम कम होती है तो डेबिट में आती है, किसी भी रीजन से डिक्रीज करती है तो डेबिट में आती है। अब क्योंकि आपने एडवांस लिया है तो फ्यूचर में इनकम कम हो जाएगी, क्योंकि अब ये इनकम आपको नहीं मिलेगी फ्यूचर में, तो इसलिए आपने इस इनकम को कहां पे सेटल किया, डिक्रीज करके डेबिट साइड में। और क्योंकि आपने एडवांस ले लिया है तो एक तरीके की आपकी लाइबिलिटी भी होगी। अब लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो वो क्रेडिट में आता है, तो यहां आपने लिखा एडवांस इनकम। तो कई बार बच्चे इसको यही सोच के लिख के आ जाते हैं कि हमारे पास पैसा आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू एडवांस इनकम, जो कि गलत हो जाता है। ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से सही है, लेकिन अभी हम मॉडर्न अप्रोच फॉलो करते हैं 2013 के बाद, तो हम ये एंट्री बनाएंगे। आप अपनी बुक में भी इसको चेक करेंगे तो आपको यही एंट्री मिलेगी। इसके बाद है गुड्स गिवन एज ए चैरिटी। भाई चैरिटी में सामान बांट दिया आपने, तो पहले यहां पे थोड़ा सा डिटेल में सोचिए। चैरिटी का मतलब होता है एक तरीके का दान देना, डोनेशन देना। तो गुड्स जब कभी बिजनेस में आया था तो आपने एंट्री करी होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। भाई कैश गया होगा आपके पास से या क्रेडिटर बना होगा, चलो वॉट एवर, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि जब कभी ये गुड्स जो आपने आज चैरिटी में दिया है, जब कभी ये आपके पास आया होगा तो परचेज के नाम से आया होगा। अब यहां पे जब ये परचेज के नाम से आया है तो आपने लिखा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन आज ये आप इसको गिवन चैरिटी के तौर पे बांट रहे हैं, तो यहां पे चैरिटी अपने आप में एक तरीके का एक्सपेंसेस है, क्योंकि जितना आप चैरिटी डालेंगे उतना फाइनेंशियल बर्डन आपके ऊपर आएगा। आप अपने माल को चैरिटी में बांट दो तो आपके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन आएगा एज ए बिजनेस। तो फाइनेंशियल बर्डन या मतलब ये कह लीजिए ये चैरिटी यहां पे एज ए एक्सपेंसेस ट्रीट होगी, और जब भी कोई नया एक्सपेंसेस आता है तो उसको डेबिट में लिखते हैं। तो यहां पे एंट्री बनेगी चैरिटी अकाउंट डेबिट टू। बदले में क्या गया, बदले में जो आपने ये जो चैरिटी की है ये परचेजिंग को रिप्लेस कर रही है, क्योंकि ये परचेजिंग जो स्टॉक है आपके पास इसको खत्म कर रही है। तो यहां पे एक तरीके से परचेजिंग खत्म हो रही है, क्योंकि परचेजिंग को ही रिप्लेस करके चैरिटी हुई है। तो परचेजिंग जब हुई थी तो एज ए एक्सपेंसेस हमने इसको ट्रीट किया था, एक्सपेंसेस इंक्रीज कर रहा है, जितना परचेज कर रहे हैं तो एक्सपेंसेस जब इंक्रीज होता है तो डेबिट में आता है। अब यहाँ पे चूंकि परचेजेज को आपने चैरिटी में बदल दिया तो चैरिटी इसकी जगह पे आ गया एज ए एक्सपेंसेस। अब एक एक्सपेंसेस जब दूसरे को रिप्लेस करेगा तो पहले वाले एक्सपेंसेस को हटना पड़ेगा। तो ये परचेजिंग अब क्योंकि चैरिटी में कन्वर्ट हो गया है तो इसको जब कोई डेबिट की चीज को हम हटाते हैं तो क्रेडिट में हटाते हैं। तो नीचे की तरफ आप लिखेंगे टू परचेज।